हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसमें ये दूसरी श्रृंखला है, यानी पार्ट 2 है। और इसमें भी हम लोग जो है 2025 से संबंधित जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे और उसे लिखेंगे हम लोग इसमें। तो जो भी इतिहास के लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें लिखना होता है, ना कि रंगना होता है, तो लिखने वाले प्रश्नों का जवाब हम लोग इसमें देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना, जिन प्रश्नों के आपके परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्नों को लिखते हैं और इसी तरह से श्रृंखला वाइज जो है हम लोग प्रश्नों को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। तो ये दूसरी श्रृंखला है, इसके बाद भी और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं आएंगी जिनके माध्यम से आप दिन प्रतिदिन करके जो है एक एक श्रृंखला को जो है पढ़ते हुए आप अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो आइए ये दूसरी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास के के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और इसमें जो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न होगा, यानी दूसरी श्रृंखला का जो पहला प्रश्न होगा उसे हम लोग लिखते हैं, क्योंकि पहली श्रृंखला में हम लोग 6 प्रश्न पढ़ चुके हैं और ये दूसरी श्रृंखला होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्रश्न है अकबर की मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। प्रश्न है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर जो है हम लोग लिखेंगे, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 1700 लिखेंगे हम लोग 1753 ईस्वी में भारत में, सॉरी 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट अकबर ने भारत में मुगल सम्राट अकबर ने भारत में मुगल सम्राट अकबर ने मंगोलों से प्रेरणा लेकर मंगोलों से प्रेरणा लेकर मंगोलों से प्रेरणा लेकर मंगोलों से प्रेरणा लेकर दशमलव पद्धति के आधार पर दशमलव पद्धति के आधार पर के आधार पर मनसबदारी प्रथा को चलाया। मनसबदारी प्रथा को चलाया चलाया यानी अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाई इसकी प्रेरणा उसने मंगोलों से ली।
इसके आगे हम लोग लिखेंगे प्रत्येक मनसबदार को 2 पद जात और सवार दिए जाते थे। प्रत्येक मनसबदार को 2 पद जात और सवार दिए जाते थे। और सवार दिए जाते थे। 2 पद जात और सवार दिए जाते थे। सवार से तात यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक मनसबदार के पास जितने सैनिक रखने होते थे, एक मनसबदार के पास जितने सैनिक रखने होते थे, सैनिक रखने होते थे वे जात के सूचक थे। सूचक थे। वे जात के सूचक थे। सवार से तात्पर्य मनसबदारों को रखने वाले घुड़सवारों की संख्या से था। सवार का तात्पर्य मनसबदारों के रखने वाले मनसबदारों के पास रखने वाले घुड़सवारों की संख्या से था। घुड़सवारों की संख्या से था। यहाँ हम लोग और लिखेंगे थोड़ा सा, जहांगीर ने खुर्रम यानी शाहजहां, जहांगीर ने खुर्रम को 10,000 से 5,000 मनसब दिया। जहांगीर ने खुर्रम को 10,000, खुर्रम यहाँ हम लोग लिख लेंगे, खुर्रम शाहजहां है। खुर्रम को 10,000 से 5,000 मनसब दिया। जहांगीर ने खुर्रम को यानी शाहजहां को 10,000 से 5,000 मनसब दिया। यानी शाहजहां के पास 10,000 सैनिक तथा 5,000 घुड़सवार थे। यानी यहाँ से की जगह तथा होगा, तथा। यानी शाहजहां के पास
10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक, सैनिक तथा 5,000 घुड़सवार थे। घुड़सवार 5,000 घुड़सवार थे। 5,000 घुड़सवार थे। इसी में लिखेंगे हम लोग सबसे छोटा मनसब 1 और बड़ा मनसब 6,000 तक 60,000 तक का था। सबसे छोटा मनसब, सबसे छोटा मनसब, सबसे छोटा मनसब, मनसब 1 तथा सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा मनसब, मनसब 60,000 का था। 60,000 का था। सबसे छोटा मनसब 1 तथा सबसे बड़ा मनसब 60,000 का था। जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में, जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में, मनसबदारी व्यवस्था में, मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था में, जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्वा एवं सी अस्वा प्रणाली लागू की गई। दू अस्वा, अस्वा एवं सी अस्वा, अस्वा, अस्वा प्रणाली लागू की गई। प्रणाली लागू की गई। लागू की गई। हाँ, लागू की गई। हिंदू मुस्लिम दोनों मनसबदार हो सकते थे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मिल गया, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों, दोनों मनसबदार, मनसबदार हो सकते थे। हो सकते थे। यानी जो मनसबदार थे वो हिंदू धर्म के लोग भी हो सकते थे और मुस्लिम धर्म के लोग भी हो सकते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अकबर द्वारा स्थापित की गई मनसबदारी प्रथा थी, मनसबदारी व्यवस्था थी, उस मनसबदारी व्यवस्था को हम लोगों ने समझा। तो आइए अब इसके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख करके समझ लेते हैं। तो अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं और समझते हैं। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के पतन के, पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसके पतन के कारणों को लेकर हमारे भारतीय इतिहासकारों में काफी ज्यादा मतभेद है। तो कैसे कैसे जो है पतन के कारण दिए गए हैं, उन कारणों को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसका जो उत्तर होगा उसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि मुख्य कारणों की चर्चा हड़प्पा के पतन के हड़प्पा के पतन के कारणों की चर्चा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ निम्न कुछ कारण निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ कारण निम्नलिखित है। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अपने अनुमान के अनुसार के अनुसार इस सभ्यता के पतन के अलग अलग इस सभ्यता के पतन के अलग अलग इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो अब किस विद्वान द्वारा कौन सा कारण दिया गया है उसे भी हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो इसके पतन के कारणों में बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण, पहला जो है बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण बी गार्डन चाइल्ड बी गार्डन चाइल्ड एवं आरपी चंद्रा द्वारा बताया गया, एवं व्हीलर भी इसमें शामिल है। यानी बी गार्डन चाइल्ड एवं आरपी चंद्रा तथा व्हीलर के द्वारा
यह बताया गया कि इस सभ्यता का पतन जो है बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को मानने वाले विद्वान इतिहासकार जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक, अर्नेस्ट मैक, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक एवं एस आर राव है, एवं एस आर राव, आर राव, यानी ये तीन लोगों का मानना है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक एवं एस आर राव का मानना है कि इस सभ्यता का पतन जो है बाढ़ के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि जलवायु परिवर्तन के द्वारा जलवायु परिवर्तन के द्वारा इस सभ्यता के पतन को मानने वालों में अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष हैं। यानी अमलानंद घोष जी का यह मानना है कि इस सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ तथा सिंध एवं अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण तथा सिंध एवं अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण यानी सिंध और जो अन्य नदियां है उसके मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, और इसके समर्थक हैं माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स जी का यह मानना है कि इस सभ्यता का पतन सिंधु एवं अन्य जो नदियां हैं जो इससे जुड़ी हुई है उसके मार्ग परिवर्तन के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो है या हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, इसके पतन को लेकर जो इतिहासकार लोग हैं हमारे, उन लोगों में काफी ज्यादा मतभेद देखा जा रहा है। अलग अलग इतिहासकारों का इसके पतन को लेकर अपना अलग अलग मत है, कोई एक निश्चित मत नहीं है इस सभ्यता को के पतन को लेकर। तो इस तरह से हम अपनी परीक्षा में इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं इस श्रृंखला में। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, वो है तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया? भाषा विवाद को किस प्रकार भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया?
भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया। प्रश्न है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया, यानी राष्ट्रीय भाषा को लेकर जो प्रश्न था कि किस भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, ये संविधान सभा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चीज को जो है, इस समस्या को सुलझाने के लिए उन लोगों ने किस तरह की नीतियों को अपनाया, हमारा प्रश्न यही है कि संविधान सभा ने जो भाषा विवाद था, राष्ट्रीय भाषा कि किसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, और इसे जो है सुलझाने के लिए उन लोगों ने किस तरह की अपनी नीतियां अपनाई, उन्हीं नीतियों को हमें अपने इस उत्तर में लिखना है। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं, किस तरह से जो है संविधान सभा के सदस्यों ने जो है अपनी नीतियों को बनाया और अपनाते हुए इस भाषा विवाद को जो है सुलझाने का प्रयास किया। तो आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इसको, लिखेंगे हम लोग कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य, स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य, निर्माण का कार्य, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा शुरू किया, तो संविधान सभा द्वारा शुरू किया गया कार्य, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा शुरू किया गया, संविधान सभा द्वारा शुरू किया गया। तो भाषा की समस्या, तो भाषा की समस्या की समस्या भाषा की समस्या एक विवाद के रूप में, एक विवाद के रूप में, के रूप में उभर कर, एक विवाद के रूप में उभर कर सामने आई, एक विवाद के रूप में उभर कर सामने आई। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होगी, सामने आई। अब भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होगी, क्या होगी। ये समस्या, ये समस्या संविधान सभा के समक्ष आई, संविधान सभा के समक्ष आई। यानी अब प्रश्न ये था कि जो राजकीय भाषा है या फिर राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी भाषा होगी। ये प्रश्न जो है संविधान सभा के लोगों के समक्ष आई। एक ओर से जो है महात्मा गांधी के अनुयायी हिंदी को, एक ओर से
ओर से महात्मा गांधी के अनुयायी हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में चयन पर जोर दे रहे थे जोर दे रहे थे जोर दे रहे थे तो दूसरी ओर अभिजात्य वर्ग के लोग अंग्रेजी को तो दूसरी ओर अभिजात्य वर्ग के लोग अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में राजकीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे देखना चाहते थे देखना चाहते थे अब ऐसे में तो संविधान सभा के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि कैसे जो है इसे जो है राजकीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा जो है रखा जाए, जबकि जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे कुछ ऐसे भी वर्ग समूह के लोग थे समूह के लोग थे लोग थे जो जो संस्कृत को राजकीय भाषा बनाना चाहते थे ये भाषा बनाना चाहते थे ये सबसे बड़ी समस्या थी संविधान सभा के जो लोग थे उन लोगों के सामने। अब ऐसे में जो है इस तरह से जो है इस समस्या का निदान किया जाए, तो इसको लेकर जो है संविधान सभा में बहुत सी बैठकें हुई और उन बैठकों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ अब इसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे इस परिस्थिति में संविधान सभा की भाषा समिति ने इस परिस्थिति में संविधान सभा की भाषा समिति ने इस परिस्थिति में संविधान सभा की भाषा समिति ने एक ऐसा फॉर्मूला प्रस्तुत किया जो एक ऐसा फॉर्मूला प्रस्तुत किया
प्रस्तुत किया, एक ऐसा फॉर्मूला प्रस्तुत किया जो एक ऐसा फॉर्मूला प्रस्तुत किया जो सभी पक्षों को स्वीकार हो, जो सभी पक्षों को स्वीकार हो, स्वीकार हो, जो सभी पक्षों को स्वीकार हो और उनके अनुसार, और इसके अनुसार जो है नागरी लिपि के हिंदी को, और इसके अनुसार, इसके अनुसार अनुसार नागरी लिपि के, नागरी लिपि के, नागरी लिपि के हिंदी भाषा को, भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अनुसार हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह से संविधान सभा के लोगों द्वारा जो है, जो भाषा से संबंधित समस्या थी संविधान को संविधान के लेखन के क्रम में, तो उसे जो है संविधान सभा के लोगों ने, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि जो भाषा समिति थी, उस भाषा समिति ने एक अपना अलग ही फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले के आधार पर उन लोगों ने एक ऐसे भाषा का चयन किया जो सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को स्वीकार था, और उस तरह से उन लोगों ने हिंदी को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा की जो समस्या थी उसे हम लोगों ने समझा। अब आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो प्रश्न है कि आधुनिक भारत के निर्माण में, चौथा प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान था आधुनिक भारत में, उसके विषय में हम लोगों को लिखना है, उसके विषय में हम लोगों को लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, आधुनिक भारत के निर्माण में, के निर्माण में, निर्माण में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंबेडकर के काफी महत्वपूर्ण योगदान है, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान है, योगदान है, काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बचपन से ही तीव्र बुद्धि एवं भविष्य के भारत के, बचपन से ही तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि बुद्धि और भारत के, तीव्र बुद्धि और भारत के स्वर्णिम स्वप्न सजाने वाले अंबेडकर ने, स्वर्णिम स्वप्न सजाने वाले सजाने वाले सजाने वाले सजाने वाले अंबेडकर ने अंबेडकर ने समाज की व्यापक बुराइयों को दूर करने के, समाज की व्यापक बुराइयों को दूर करने के, बुराइयों को दूर करने के लगातार प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, प्रयास किए, प्रयास किए। उन्होंने और वे अछूतों एवं दलितों के नेता बन गए, नेता बन गए और वे अछूतों एवं दलितों के नेता बन गए। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों की दशा का चित्रण किया। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों की उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों की दशा का चित्रण किया। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों की दशा का चित्रण किया। उन्होंने उनके लिए अलग मताधिकार की मांग भी की। उन्होंने उनके लिए अलग मताधिकार
मताधिकार की मांग भी की, अलग मताधिकार की मांग भी की, मांग भी की। उन्होंने उनके लिए अलग मताधिकार की मांग भी की। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्री मैकडोनाल्ड ने मैकडोनाल्ड डोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को जब 16 अगस्त 16 अगस्त 1932 को जब 16 अगस्त 1932 को जब सांप्रदायिक घोषणा की, जब सांप्रदायिक घोषणा की जब सांप्रदायिक घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर, हिंदुओं से अलग मानकर, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। देने को कहा गया। देने को कहा गया। देने को कहा गया। कहा गया। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक घोषणा का विरोध किया। तो गांधी जी ने इस सांप्रदायिक घोषणा का विरोध किया। घोषणा का विरोध किया। इस सांप्रदायिक घोषणा का विरोध किया। तो अंबेडकर साहब ने गांधी जी तो तो अंबेडकर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच पूना के यरवदा जेल में
के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, पैक्ट कहते हैं। जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अंबेडकर जी का या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आधुनिक भारत में योगदान था उसको बिल्कुल संक्षेप में हम लोगों ने समझा, क्योंकि ये काफी कम है, उनके योगदान बिल्कुल नहीं के बराबर है, जिसे हम लोगों ने कुछ ही शब्दों में समझने का प्रयास किया कि कैसे उन्होंने जो है आधुनिक भारत में जो है अपने योगदान दिए, कैसे दलितों और पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, किस तरह से जो है वो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने जो है इनकी दशा का, यानी दलितों और जो निचले तबके के जो लोग थे इनकी दशा का वर्णन उन्होंने चित्रण वहाँ किया। और उन्हें जो सांप्रदायिक अवार्ड मिला जिससे गांधी जी जो है काफी नाराज थे इनसे, और फिर वो अनशन पर बैठ गए पूना पूना के यरवदा जेल में। और वहीं पर जो है गांधी जी और जो है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते को हम लोग जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा था हम लोगों का, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोगों ने दूसरे सीरीज में 4 प्रश्नों को देखा। तो फिर आगे जो सीरीज आएगा उसमें आप लोग और भी प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।